अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल करते हैं जो हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात होते हैं उनकी दुरुस्त आ गई। अभी चूँकि कॉन्टीन्यूस अपडेट्स चल रही हैं और जो है वो सियासत में बहुत तेज़ी से हलचल देखने में आ रही है, तो जो सम अप है वो आखिरी दिन का जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि कल जो है सूबा पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज जिनसे हल्फ बर्दारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हल्फ नहीं लिया जा सका। कहा यह जा रहा है कि ऐवान सदर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया और चेयरमैन सेनेट जिन्होंने जो ये हल्फ लेना था वो भी ये हल्फ नहीं ले सके, क्योंकि उनको आगाह ही नहीं किया गया और तैयारा जो है वो वहाँ से वापस आ गया और खाली वापस आ गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद में फिर से धरना देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम तैयारी करे और इस्लामाबाद की तरफ आने की कॉल का इंतज़ार करे। इमरान खान साहब एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जलसे से खिताब किया था। इसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि नवाज़ शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब हमने मिलकर काम किया हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो बड़ी एक्टिव भी नज़र आ रही है और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार से साइड पर किया वो भी हमारे सामने है। अगरचे आईनी तरीका इख्तियार किया गया मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, लेकिन हमने कुछ अरसे में देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो बुरी तरह पिछले 3 साढ़े 3 साल में नाकाम नजर आई, लेकिन एंड पर हमने देखा कि वो इकट्ठे हुए और जिसको उस वक्त की जो हुकूमत थी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इकट्ठे हो पाएंगे, और ख़ास तौर पर इस मामले पर, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। लेकिन अभी तक वो इकट्ठे हैं और लग ऐसा रहा है कि मुस्तकबिल में इन्होंने साथ चलने का और छोटे मोटे मफादात जो अपने सियासी मफादात हैं उनको साइड पर रखकर मुल्की मफाद को सामने रखने का सोचा है। ऐसा इंदिया दिया जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियाँ जो हैं वो 24 मई तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात का वक्त दिया गया था अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी और 3 माह लगेंगे कम अज़ कम इलेक्शन की तैयारियों में। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो है 24 मई तक जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली जाएँ। एक मरतबा फिर से पेट्रोल सब्सिडी कम करने की IMF शराइत जो आयद की गई थी उनसे इत्तेफाक कर लिया गया है। नई गवर्नमेंट भी आकर वैसे ही डिसीजंस कर रही है जैसे पिछली हुकूमत कर रही थी। अवाम रिलीफ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, अगरचे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अवाम की तरफ से कि आते साथ उनको कोई रिलीफ मिलेगा। और बजट भी आने वाला है, तो क्या सूरत हाल होगी मुआशी लिहाज से, इस पर भी आज बात करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता और मौजूदा एलामिये में क्या फ़र्क है, इस पर भी बात की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद अहमद खान साहब। राना मशहूद साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मशहूद साहब, पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमजा शहबाज की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, कल सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर ये पता चलता है कि ऐवान सदर से अभी तहरीरी हुक्मनामा ही जारी नहीं किया गया और चेयरमैन सेनेट को भी बाकायदा इत्तला नहीं दी गई। क्या देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो तमाशा है जो कौम के साथ पिछले इमरान खान साहब कहते हैं मेरी 22 साल की 23 साल की जिद्दोजहद है, और इस जिद्दोजहद में जो सिखाया वो ये सिखाया कि आईनी अदारों का एहतराम नहीं करना, आइन का एहतराम नहीं करना, आइनी अदारों पे ऐसी शख्सियात को बिठा के, जिस तरह आपने कौमी असम्बली में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, एक इलेक्शन होना था, एक नो कॉन्फिडेंस होनी थी, ये जमहूरियत का हिस्सा है। और जिस तरह उसको उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की, फिर पंजाब असम्बली में जो तमाशा लगाया, और अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसको ये स्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन इसको रोक नहीं सकते। और ये आज नहीं तो कल हमजा शहबाज का ओथ तो हो जाना है, लेकिन आप ये देखें कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है आज 23 दिन हो गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर है, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन एक शख्स की जाती हिर्स और तमा
इक्तदार से चिमटे रहने की इतनी शदीद है कि ना वो मुल्क का नुकसान देख रहा है, ना वो कौम का नुकसान देख रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार से चिमटा रहना चाहता है। और उसके जो साथी हैं, जो गवर्नर पंजाब 4 दिन के लिए आए, उनको भी पता है कि उनको सिर्फ इस मकसद के लिए लाया गया था। वो इस वक्त आइन से इनहराफ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन से इनहराफ कर रहे हैं। ये लोग आइन शिकन बनते जा रहे हैं। आइन शिकन सिर्फ आमिर ही नहीं होता, जो जमहूरियत का लबादा उड़कर भी जो आइन और कानून को ना माने, वो भी आइन शिकन होता है। और ये अपने इक़्तिदार के लिए आइन शिकनी की आखिरी हद पर पहुंचे में। सही। नज़ीर लगारी साहब, हम देख रहे हैं कि गवर्नर साहब ने भी हमजा शहबाज से जो वज़ारत आला का हल्फ था वो लेने से इनकार किया, और जिस तरह से जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी थी तो सदर जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो भी रुखसत पर चले गए। तो एक इमेज बनाया जा रहा है, एक तासुर जा रहा है अवाम में भी और वर्ल्ड वाइड भी एक तासुर जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि एक जो गवर्नर और सदर का जो ओहदा है, इसमें पार्टी से बालातर होकर कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना जो है वो ज्यादा जरूरी है? कतई ऐसी है, अगर कोई आइन पर यकीन रखता हो, जमहूरियत पर यकीन रखता हो, पार्लियामेंट पर यकीन रखता हो, जमहूरी रवियों पर यकीन रखता हो, जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखता हो, तो यकीन ऐसा ही करेगा। वो जो भी इसका सियासत के गेम का जो भी वो होता है, रूल होता है, वो उसको अदा करना होगा। ये तो सियासत पर बिलीव नहीं करता, ये जमहूरियत पर बिलीव नहीं करता, वो आइन पर बिलीव नहीं करता, वो इदारों पर बिलीव नहीं करता, वो अपनी अनाज जिद हर धर्मी पर बिलीव करता है। और ये वो एक शख्स, आपको मैं बिल्कुल अजीब व गरीब सूरत हाल से हम दो चार हुए हैं कि ये 2022 है और 1922 के आसपास के जमाने में जब नाजी पार्टी की तश्कील के मराहल हो रहे थे तो एक जिद्दी अनापरस्त खुद पसंद हर धर्म आदमी हिटलर नामी वो आ गया था जर्मनी के ऊपर। जर्मनी बहरहाल इसकी कोर एक बड़ी ताकत थी और हमेशा बड़ी ताकत रही है। जर्मनी दुनिया का दिमाग था, दुनिया का जहन था, फलसफे की सरजमीन थी, और यूनान के बाद जर्मनी वो था जिसने दुनिया को आगे ले गया। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में जहन जो पैदा होता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में जहन को पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। और ऐसे हर धर्म को, ऐसे खुद पसंद को, ऐसे अनापसंद को, ऐसे अनाप्रस्त को, इंतहाई खतरनाक शख्स को उस खेल पर लगाया गया जो एक सदी पहले जर्मनी से, फिर जर्मनी यूरोप में था। जर्मनी को तो फिर भी ये सहूलत हासिल हुई कि जंग अजीम के बाद और हिटलर की फना हो जाने के बाद जो है मार्शल प्लान में से हिस्सा मिला था और उसने फिर से नए सिरे से तामीर कर दिया। ये है क्या? ये न जर्मनी है, न जर्मनी के ऊपर ये हिटलर है। ये हिटलर, मार्क्स ने कहा था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, पहले ट्रेजिडी के अंदाज में और फिर कॉमेडी के अंदाज में। अब हमारे पास तारीख दोहराई जा रही है जर्मनी की। यहाँ पर वो जो जर्मनी था वो ट्रेजिडी के दौर से था और ये कॉमेडी है। तारीख की बदतरीन कॉमेडी ये है कि ये शख्स जो है इस तरह से हौलनाक अजाइम के साथ, हौलनाक जो है वो अपनी शख्सियत परस्ती के साथ जो है वो आया है। और एक खास को हिटलर के साथ भी फॉलोइंग वो नहीं थी जो प्रोवोक फॉलोइंग थी, वो उसके अवाम दब गए थे, अवाम जो है वो दबा दिए गए थे और उसको इदारा जाती ताउन हासिल हो गया था। इनको भी इदारा जाती ताउन हासिल है। मैं नहीं समझता हूँ किसी के अंदर इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो हाल उठाने से इनकार करे या उसकी राह न रोके। हमजा शहबाज को 23 दिन से रोका हुआ है और पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिकन बना हुआ है और इस शख्स ने बनाया हुआ है मुल्क को। ये मुल्क एक अजाब में मुब्तला है। जी फरमाएं। सही। इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें गवर्नर के खिलाफ हम देखेंगे कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आईनी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनका तकाजा ही होता है कि वो उनको पूरा करें। और गवर्नर साहब और सदर साहब जो हैं वो हल्फ से अपनी आईनी जिम्मेदारियों से नज़र नहीं चुरा सकते। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पंजाब जो आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ारत आला से महरूम है और इस वक्त जो हुकूमत है वो जिस तरह से करके
जो पहले सदर पाकिस्तान और अब जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने हल्फ लेने से इनकार किया है। इस पर गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने सदर ममलकत को किसी दूसरे फ़र्द को मुकर्रर करने का हुक्म दिया था और ये कहा था कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। मामला तो अदालत में था, अभी उसकी जो केस की समाअत हुई थी जिसमें ये हुक्म जारी किया गया था और अदालत की तरफ से। अब अगर गवर्नर के ख़िलाफ़ गवर्नर जो हैं वो हल्फ नहीं लेते और उनको तहरीरी तौर पर वजूहात बताने का कहा गया है, तो इस पर हम जान लेते हैं मशहूद साहब से। मशहूद साहब, बात यह है कि गवर्नर साहब ने हल्फ लेने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये कि अभी तहरीरी वजूहात जमा नहीं कराई जा सकी हैं और वो कल हमने देखा है कि कल वो उनकी तबीयत नासाज थी तो वो हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। तो गवर्नर के खिलाफ आप कोई कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी हम कोर्ट में गए थे। जो गवर्नर साहब जो डिले कर रहे थे, इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और गवर्नर का कोई रोल नहीं है। गवर्नर ना रोक सकते हैं, ना गवर्नर के पास ये इख्तियार है। और आर्टिकल 130 सब क्लॉज 5 जो है वो बहुत क्लियर है इसके बारे में कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएगा उसके फौरन बाद उन्होंने ओथ लेना है। उसके अंदर ना तो उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा इख्तियार ही नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से भाग रहे हैं। इसी चीज को लेके जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि अगर आप ओथ नहीं ले सकते तो उसके अंदर है कि फिर वो किसी और को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं कि वो उनकी जगह पर ओथ ले लें। ठीक। अब मसला सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये लोग आइन के साथ खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के वकार के साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बना हुआ है। एक इलेक्शन देखें, जमहूरियत का हुस्न है और जब कैंडिडेट्स आपस में लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। जीतने वाला अपनी जीत को तस्लीम करता है, हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करता है और उसके बाद बात आगे चलती है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाए जहां पे कि हम तो मानते ही नहीं, अगर हम जीत जाएं तो ठीक है। ये वही लोग हैं जो 35 पंक्चर से शुरू हुए और इमरान खान ने कहा कि जी मुझे तो किसी ने ऐसे बात कर दी थी। ये वही शख्स है जिसने शहबाज शरीफ पे 10 अरब का इल्जाम लगाया, आज तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे। सही, लेकिन राना साहब उसके बाद तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हमने देखा कि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने तो हल्फ नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं हल्फ बर्दारी की तकरीब की। लेकिन ऐवान सदर से एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जाना था, वो भी जारी नहीं किया गया। फिर चेयरमैन सेनेट को जो इत्तला दी गई थी, इत्तला दी जानी थी, वो भी इत्तला नहीं दी गई। तो आप अगर ऐसी इत्तलात ही नहीं है, ऑब्वियसली कोई पेपर वर्क होगा, कोई तहरीरी तौर पर जो है वो आगाह किया जाएगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 बजे का वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया और जो हल्फ बर्दारी है उसकी जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई। तो एक उस प्रोसेस का तो इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए था कि भाई वो तहरीरी हुक्मनामा जारी होता, उसके बाद चेयरमैन सेनेट को बाकायदा आगाह किया जाता, उसके बाद चेयरमैन सेनेट साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते और उसके बाद जो है वो ये तकरीब हल्फ बर्दारी होती। तैयारियां हमने पहले मुकम्मल कर ली हैं और अभी तहरीरी तौर पर आगाह किसी को भी नहीं किया गया। नहीं, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। हमने जब लेटर हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट को लिखा तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा कि मुझको आप गाइड करें कि क्या करना है। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गवर्नर ऑफिस को लिखा गया कि अगर आप जो हैं अपॉइंट कर दें, अगर वो गवर्नर नहीं ओथ लेते तो चेयरमैन सेनेट को अपॉइंट कर दें। और उन्होंने इसके ऊपर अपनी आमादगी का इजहार कर दिया, जिसके बाद हुआ कि जी 4 बजे का ओथ रखा जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे चेयरमैन सेनेट को और उसके ऊपर तैयारियां, उसके बैकग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर वो प्लेयर्स हरकत में आ गए जिन्होंने इमरान खान को इस हाल चाया है। मैं यहाँ पे खुल के नाम लूंगा, बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब, ये फिर प्रेसिडेंसी पहुंच गए और इन्होंने जाके जो है अपना जो गंद ये करते रहे हैं कौम के साथ और जो खेलते रहे हैं और इनकी एडवाइस के ऊपर ही आज पाकिस्तान देखें कहाँ पहुंचा हुआ है। और इन्होंने फिर वो जो एडवाइस दी प्रेसिडेंट साहब को, मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं, उनको अपने ओहदे का ही ख्याल करना चाहिए था और वो कमिटमेंट जो उन्होंने लिख के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एडवाइस मांगी थी उस एडवाइस पर उनको अमल करना चाहिए था। तो ये अब एक आइन शिकनी की एक लंबी दास्तान है जो रकम की जा रही है
और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इजहार कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और अगर इक्तदार इनके पास ना हो, ज़हन में रखिएगा, ये वही लोग हैं कि जब चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे, श्रीलंका के दौरे, पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे सदर, तो इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, कोई सदर नहीं आ रहा। सी पैक पाकिस्तान का एक एक लम्हा कीमती है। पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई है, उस वक्त भी आईसीयू में थी, और 1 साल जो है सी पैक लेट किया गया। ठीक है राना साहब, मईशत का आपने जिक्र किया, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन साहब ने, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने IMF के साथ जिन बुनियादी शराइत पर बातचीत की थी उसको मज़ीद कंटिन्यू कर लिया गया है, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी ऐसा कहा गया है, और मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं जो शराइत जो गुज़श्ता हुकूमत तय करके गई थी उसी के साथ ही उसी को साथ लेकर चलने पे मुत्तफ़िक हो गई है। हालांकि ये पहले कहा जा रहा था कि अपनी शराइत पर मुआहदे जो हैं, मुआहदे में कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी, अपनी शराइत पर IMF को लाना चाहिए था, और एक म्यूचुअल जो रास्ता था वो इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन हमने जो है वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उन्होंने जो बुनियादी शराइत तय की थी IMF के साथ वो गलत थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी वही डिसीजंस लेने जा रही है। डॉक्टर शाहिद साहब से दोबारा राबता करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो वो मौजूदा हुकूमत ने भी बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि जो अवाम एक रिलीफ को एक्सपेक्ट कर रही थी, वो देख रही थी कि अच्छा महंगाई का नारा लगा कर आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस वक्त जो पोजीशन जो इस वक्त हुकूमत में जो मुतहदा अपोजिशन थी माजी की वो अब आ चुकी है, और जो अवाम है वो एक रिलीफ की तरफ देख रहे थे कि शायद बजट तक हमें कोई रिलीफ दिया जाएगा, और बजट तक जो है वो कुछ ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि हमें महंगाई थोड़ी कम होगी, और बिजली की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल कम होगा, डॉलर कम होगा। लेकिन हम देख रहे हैं डॉलर 186 पर बरकरार है, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, और अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं, अब जो IMF के साथ जो बेल आउट पैकेज का जो 7वां जायज़ा चल रहा है उसमें भी मुत्तफिक हो गए हैं कि कीमतें जो है वो बढ़ाई जाएंगी पेट्रोल की। तो अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये जो पाकिस्तान का ची गवेरा वहां जाकर ये जो चीजें तय कर चुका था, ये जो बहुत बड़ा इनकलाबी बना हुआ है और जो अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए तैयारियां कर रहा है, इसने जाकर जो सारी शराइत मानी थी 2 महीने पहले घुटने टेक कर एक एक बात तस्लीम की, और उसने ये तक माना कि जनाब हमारे मालियाती अमूर जितने भी हैं, फिस्कल भी और वो जो दूसरे मालियाती अमूर हैं, वो सारे के सारे जो है वो IMF के मातहत रहेंगे, गवर्नर भी IMF के मातहत रहेगा। हमारी मालियाती खुद मुख्तारी छीनने के लिए इनने बाकायदा कानून साजी की है, और कानून साजी करने से पहले उन्होंने ये मुआहदा कर लिया था, उसके बाद उस मुआहदे की तौसीक हुई है। अब ये सब कुछ हो चुका है, और पाकिस्तान इमरान खान का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने ये सारी चीजें मान ली थी, और इसके वजीर खारजा ने और इसके गवर्नर स्टेट बैंक ने सारा कुछ तस्लीम कर लिया था। यहाँ तक कि गवर्नर जो है उसके मामलात में हुकूमत तो मुदाखलत नहीं कर सकती, और उसके किसी कहे हुए को टाल नहीं सकती है। वो मॉनेटरी पॉलिसी का मालिक को मुख्तियार है, और वो दूसरा मालिक को मुख्तियार है अब भी हीरो बना हुआ है शौकत तरीन, जो IMF का और आलमी मालियाती इदारों का एजेंट के तौर पर काम करता है, जिसने अप्रैल में कहा कि हुकूमत फेल हो गई है, और बजट के बाद जो है वो आकर फिर वजीर खजाना बन बैठा था। और इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के लिए कांटे बिछे हुए थे, और ये कांटे इमरान खान ने बिछाए थे, और इमरान खान के लोगों ने बिछाए थे, और अमेरिका की खुशामद के लिए बिछाए थे, और अमेरिका से अपनी इक़्तिदार की मुद्दत को ज्यादा गारंटी बनाने के लिए जो ये मुआहदे किए थे, अब ये सारा कुछ हो चुका है, और हम मुतासरीन में हैं, हमने मुतासर होना है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने मुतासर होना है। लेकिन ये सारे कांटे वो पे बिछा करके अब एक एक कांटा चुनना पड़ेगा, हम सबको मिलकर चुनना पड़ेगा। मुझे नहीं बताया कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है, ये महंगाई कहाँ तक जाती है, ये पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाती हैं,
हम नहीं खरीद सकते हैं ये पेट्रोल इतना महंगा, या हम इतना डीजल नहीं ले सकते हैं। उसके बावजूद ये कयामत हमारे ऊपर टूटनी है। आलमी सतह पर भी ये हीरो बनकर गया है कि मैं मास्को जा रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई एमओयू साइन नहीं किया, हमारे ऊपर एक जो है एक छप्पा लगाकर आ गया है और सारी दुनिया को नाराज कर बैठा है। हमारे जो जहाँ हमारा माल एक्सपोर्ट होता है वो तो यूरोप अमेरिका में होता है, और कौन से मुल्क में होता है। और रूस के साथ हम चाहते हैं हो, और हम चाहते हैं कि रूस के साथ ज्यादा पार्टनरशिप हो हमारी, लेकिन इस वक्त तो $1 बिलियन भी नहीं है ना। ईरान के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, तुर्की के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, इंडिया के साथ $1 बिलियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और ये जो है वो हमारी एक मखलूक खुदा बस्ती है मुल्क से बाहर, और जिसको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है वो इसको हीरो मान रही है। और यहाँ पर भी बैठी हुई एक यूथ है जो इसको हीरो मान रही है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि हमने किसकी परवरिश की है, किसकी पर्दाख्त की है, किसको आगे बढ़ाया है। लोग इस बात को समझेंगे तो सर पीटेंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। एक ऐसा अजाब इस मुल्क पर मुसलत हुआ है जो अजाब की सूरत में उस तक रहेंगे जब तक इसके असरात रहेंगे, और भुगतेंगे दूसरे। ये पीएमएल नून वाले भुगतेंगे या पीपल्स पार्टी वाले भुगतेंगे, लेकिन ये कि ये सारे कांटे उसने बोए हैं। सही। नज़ीर लगारी साहब, आवाम जो है वो इस वक्त रिलीफ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई में जो है वो कोई खातिर खा कमी नहीं लाई जा रही। आटा और चंद चीज़ें सस्ती कर देने से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। इंतखाबात में भी हम देख रहे हैं कि वक्त कम है, तो इसका तो सारा मलबा, अगर इस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे तो ये तो सारा मलबा नून लीग पर आएगा। यकीनन नून लीग पर आएगा, लेकिन नून लीग की जो लीडरशिप है उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि किस तरह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और फिर अब भी कौन है भाई जो इसके सर पर अब भी इतना हुमा का साया मौजूद है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। कौन है जो ऐवान सदर पर छा कर बैठ गया है, कौन है जो गवर्नर पंजाब के गवर्नर हाउस में आकर बैठ गया है, कौन है ये जो इतनी बड़ी ताकत लिए हुए है, कहाँ से इसको रियासत के इदारे। अगर राना साहब, लेकिन जो अवाम है वो तो इस सारे मामलात को नहीं देखेंगे, वो तो ये देखेंगे कि भाई नून लीग आई है तो नून लीग ने जो दावा किया था कि हम आते साथ जो है महंगाई कम कर देंगे, वो नहीं कर सकी है। तो वो आपकी जो सियासत है, जो आप 2023 में जो इलेक्शंस देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो वापस आएगी इक्तदार में और एक बड़े पैमाने पर आएगी, और तो वो सारी सियासत तो एक तरफ रह जाएगी अगर आपने इस सारे ड्यूरेशन में जो थोड़ा सा अरसा इसमें परफॉर्म नहीं किया और आवाम को रिलीफ नहीं दिया। देखें, बात यह है कि जो लगारी साहब बात कर रहे थे ना, इन्होंने बकायदा लेजिस्लेशन की है, स्टेट बैंक को बकायदा लेजिस्लेशन करके आईएमएफ के ताबे किया है। यहाँ पे जो लोग मुकर्रर किए गए हैं वो टीम अब पूरी की पूरी अभी बैठी हुई है। हमारे इन्होंने एक तरह से हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन हम इसकी शिकायत और शिकवा नहीं कर रहे हैं। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक मीटिंग हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर आके ऑन एयर भी कहा कि हम आईएमएफ के साथ जो मुआहदे हुए थे, जिस तरह किए गए थे, उनका नुकसान सरासर पाकिस्तान को है। उनको हम इंशाल्लाह ताला दोबारा नए मुआहदे, इस वक्त हमारी टीम वहां पर बैठी हुई है और वो सारे मुज़ाकरात कर रही है। साथ ही हम लेजिस्लेशन जो है वो उसको वापस कराएंगे, और स्टेट बैंक पाकिस्तान के इख्तियार में रहना चाहिए। खुद मुख्तार मुल्क की बात, ये तो इतने, मैं समझता हूं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को स्टेट बैंक को जब आपने आईएमएफ के हवाले कर दिया तो आपने तो पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर लिया। और जो अवाम की बात है, रिलीफ की बात है, हमने देखें स्टार्ट किया है। हालांकि पंजाब में हमारी हुकूमत अभी इन्होंने बनने नहीं दी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बाद हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियां, हमने मेन जो चीजें हैं, आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, दालें हो गई, इनके ऊपर हमने अवाम को रिलीफ दिया है। और इसके साथ साथ जो ये तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के अंदर हम ये तमाम चीजों को देख रहे हैं। जो खर्चे, आप यकीन करें कि इस तरह इन्होंने अवाम का खजाना लुटाया है कि वो वजीर आजम जो कहता था कि साइकिल के ऊपर हॉलैंड का वजीर आजम जाता है, उसने हेलीकॉप्टर के ऊपर 1 अरब रुपया सिर्फ अपने आने जाने के ऊपर, और ये जो 1 बिलियन है ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो ये इस तरह की अयाशियां, एक कंपोनेंट अमीन, सादिक और अमीन तोशाखाना लूट कर खा गए। ठीक, फराह गोगी
इनकी फ्रंट का काम ठीक है राना साहब, इकोनॉमी के हवाले से इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त है मुल्क पर। देखना ही होगा कि अभी हुकूमत जो है वो शॉर्ट टर्म कुछ फैसले दे रही है, लेकिन जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे ये बहुत अफेक्ट करेगा। अवाम को आप कैसे समझा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे और राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इस हवाले से भी जानेंगे कि अवाम को वो कैसे समझा पाएंगे कि ये गुज़श्ता हुकूमत का काम था और अब हम रिलीफ देने में क्यों नाकाम नजर आ रहे हैं और 2023 में जो अवाम है वो उन्हीं को वोट करें। नज़ीर, ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इसी सवाल का जो है वो जवाब लेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं ये जानना चाहूँगी राना मशहूद साहब से कि अवाम को आप कैसे समझाएंगे कि आप जो है वो अब ये रिलीफ देने में क्यों नाकाम रहे हैं। 2023 का इलेक्शन जो है वो आपके सर पर है। अवाम को आप किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि अवाम को समझा सकें कि हम आपको रिलीफ क्यों नहीं दे सकें? देखें उज़्मा साहबा, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की गई है इन पिछले 4.25 सालों में, और इसके अंदर जो बैड गवर्नेंस और करप्शन की जो दास्तानें रकम हुई हैं वो इसके अलावा हैं। तो सबसे पहले तो हम गवर्नेंस के मॉडल को ठीक कर रहे हैं। हम उसके साथ जो सिविक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शहरों की जो सफाई है, जो सीवरेज है, जो मतलब ये सारी चीज़ों के ऊपर तो आवाम को एक टेंजिबल डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फौरी तौर पर इफेक्टिवली काम शुरू कर देंगी और वो प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके ऊपर ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो प्राइस कुछ और करती है और उससे 30-30 रुपए, 60-60 रुपए महंगी चीज़ें बाजारों में बिकेंगी। तो हम एक जो मैकेनिज्म है पहले उसको, और मतलब जो स्टेट की रिट है उसको स्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद हम इस वक्त मुज़ाकरात में हैं। तमाम जितने भी ये हैं चीनी के डीलर्स, मतलब और ये घी, आटा, तो इन तमाम की प्राइसेस को एक रीजनेबल प्रॉफिट बिल्कुल रखना चाहिए, उनका राइट है, बिजनेस करते हैं, बट आवाम को इंतहाई महंगी अशिया बेचना, तो इसके ऊपर प्लस ये तो है शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने चाइना के साथ दोबारा अगले चंद दिनों में आप देखेंगी कि शहबाज साहब के बड़े तूफानी दौरे होंगे सऊदी अरब और टर्की, चाइना, और यहाँ से जो जब तक किसी मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जो पिछले 4.25 साल बदकिस्मती से रुकी रही, तब तक आपकी मईशत का पहिया। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पर सरमायाकारी जो है वो शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जो जारी किया गया है, जिसमें एक मरतबा फिर से साबित हो गया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। उनके जलसे जुलूसों से तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है और कुछ वो लोग जो पहले महंगाई के पर जो है वो खामोश हो गए थे, जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स थे और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स थे और वोटर्स थे, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक जो इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया इमरान खान साहब ने, उसके बाद वो बाय होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले इलेक्शन में जो है उनको 1.5 साल का अरसा भी मिल जाएगा कि भाई वो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है वो बड़े शानदार तरीके से चला सकें। हम देख रहे हैं कि वो जलसे जुलूसों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया, इस्लामाबाद की कॉल भी दे दिया है, तो उनको एक टाइम भी मिल जाएगा अपना एक जो नैरेटिव वो बिल्ड करना चाह रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करने का और इलेक्शन मुहिम चलाने का भी। तो ये जो 1.5 साल का अरसा है ये बहुत कम वक्त का अरसा है, तो आप इस नैरेटिव के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? देखें, सबसे पहली बात है कि इतनी हेस्ट क्या है, इतनी जल्दी क्या है इमरान खान साहब को? जल्दी की वजह क्या है कि उनके सर पर एक तलवार लटक रही है। वो तलवार जो 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि डेली की बुनियाद पे सुना जाए। भाई अगर आप इतने ही सादिक और अमीन हैं तो आप कौम को कहें कि भाई ये सारा कुछ है, खोल के मैं सबके सामने लेकर आता हूँ। आप 7 साल अदालतों के पीछे छुपते रहे इस केस में, और अभी आप फिर इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जा चुके हैं कि जी हमारे जो फंड्स हैं उनको अकाउंट्स को पब्लिक ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? उसके अंदर हम जो बात करते थे कि यहूदी फंडिंग, हिंदू फंडिंग, इंडियन लॉबी, वो सारा कुछ इसमें मौजूद है। तो इमरान खान सिर्फ उससे पहले अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि वो फैसला आने से पहले, क्योंकि उसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं रहना। दूसरी जल्दी क्या है कि अभी तो सिर्फ तोशा खाना, तो वो चीज है ना जो डॉक्यूमेंटेड थी, खुल के सामने आ गई। हेलीकॉप्टर का था वो खुल के सामने आ गया। अभी
फराह गोगी जैसे, कई यहाँ पर आमिर कियानी जैसे यहाँ पर बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के फ्रंट मैन थे और वो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करके देते थे। तो इन सब का कच्चा चटा खुल रहा है और इसी वजह से वो दौड़े हैं। वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं दौड़े, ये एक जहन में रखिएगा। और ये जो अमरीकी जो इन्होंने नारा मारा है ना, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है साजिश का। ये आरिफ नकवी साहब से इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इन्होंने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। और जब अमेरिका ने अब आरिफ नकवी को हासिल कर लिया है तो जो अगली वहां पर इंक्वायरीज हो रही हैं, उन इंक्वायरीज में इमरान खान भी जो है इनके खिलाफ भी ये खुलना है सारा कुछ। तो इससे पहले वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो मैं समझता हूं अपनी जात को बचाने के लिए पूरे मुल्क की इज्जत को दांव पे लगाया जा रहा है। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, ये वक्ती उबाल जो आया है ना, ये अगले खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये असद मजीद साहब की स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम जो मुसल्ला अफवाज हैं उनके हेड्स बैठे थे, वहां की स्टेटमेंट आ चुकी है। ये राना साहब ये तमाम मामला तो लोगों के सामने आ गए हैं, लेकिन एक जो नैरेटिव, जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो देखा ये जा रहा था कि ऑपोजिशन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनको जेलों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर अब आप ये आपने केसेस की बात की, तो अब आप इक्तदार में हैं और अब ऑपोजिशन पर ऑब्वियसली इमरान खान साहब पर केसेस बनेंगे, तो एक आवाम के सामने जो नैरेटिव जाएगा वो ये जाएगा कि जो इक्तदार में होता है वो ऑपोजिशन पर ऑटोमेटिकली केसेस बनाता है। ये एक नैरेटिव आम आवाम के सामने जाएगा। तो आप इस नैरेटिव के अगेंस्ट कैसे काम करेंगे? पहली बात ये है कि हमारी और उनकी जहनीत में जमीन आसमान का फर्क है। वो किस तरह कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है एक्स प्राइम मिनिस्टर का कि उसके पास सिक्योरिटी रहती है, उसके पास एक SOPs के तहत इन्होंने वो सब कुछ वापस लिया। हमने सेम उनको उसी तरह प्रोटोकॉल, सेम उसी तरह जो उनका एक बनता है एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग बड़े दिल वाले लोग हैं, हम अदारों का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम मुल्क को तरक्की करते देखना चाहते हैं। तो हम कोई विंडिक्टिव होकर नहीं चलेंगे, अदारे अपना काम खुद करेंगे। अदारों के अंदर अगर मेरे खिलाफ भी कुछ है तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बट मेरिट के ऊपर होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितना रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ तारीख की बदतरीन ज्यादती की गई है, पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन करप्शन की गई है, और ये अगले चंद दिनों में निकल कर आ जाएगा सामने। और इसीलिए ये दौड़ लगा रहे हैं, बट इनकी दौड़ उनके काम नहीं आएगी। सही। राना मशहूद साहब, मोहसिन दावड़ को भी वजारत देने का कहा गया था, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि इसमें इख्तलाफात हैं। मोहसिन दावड़ के मामले पर जो सालिक हुसैन है उनको तो दे दी गई है वजारत, लेकिन मोहसिन दावड़ के मामलात जो हैं वो अभी सेटल नहीं हुए हैं। तो ये क्या देख रहे हैं कि किस तरफ को जाएंगे? क्या आप उनको वजारत देंगे? बी वेरी ओपन एंड कैंडिड। पाकिस्तान के जो हालात हैं, मतलब जिस तरह के नॉर्थ वजीरिस्तान के हालात, जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात, हम बारी बारी हर चीज को टैकल कर रहे हैं। कल शहबाज साहब बलूचिस्तान में थे, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्संस का जो इशू है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन हमने उसको उठाया है, हम उसका रेजोल्यूशन भी करेंगे। तो बारी बारी हर मसले को हल करेंगे और पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब तमाम जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनके मसाइल हल हो, इनकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो, और कुछ अगर उनकी ज्यादती हैं तो उनको पॉइंट आउट किया जाए, और फ्रैंकली अगर कुछ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की ज्यादती हैं तो उसको भी पॉइंट आउट करके कुछ दरमियानी रास्ता निकाल के एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ जाएं। सही। इसका मतलब कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। तो राना साहब, जिस तरह से अभी वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा फिर जो बलूचिस्तान के दौरे पर उन्होंने कहा है कि लापता अफराद का मसला इंसाफ से हल हो जाएगा, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 1.5 साल का अरसा है इसमें एक वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र आएगी और लापता जो अफराद हैं उनके मामले को किसी न किसी हद तक ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, आपकी हुकूमत, वो इसको टेकअप करेगी? क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी जब जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की थी उन्होंने ये वाज़ेह कहा था, और बलूचिस्तान का एक अहम मसला भी है ये, जिस पर आमतौर पर हुकूमतें वादे कर लेती हैं लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, जिस शहबाज शरीफ साहब को मैं जानता हूं ना, उन्होंने NFC अवार्ड में 10 अरब पंजाब का हिस्सा निकाल के एनुअल बलूचिस्तान को दिया था। 50 अरब रुपया 60 अरब रुपया सॉरी हमने बलूचिस्तान को ओवर एंड अबव पंजाब के हिस्से में से दिया था। हमने बड़े भाई का हमेशा किरदार अदा किया है।
और शहबाज साहब दिल से समझते हैं कि खाली पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, तमाम सूबों की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है, और उसके अंदर हम वो पूरा कमिटमेंट के साथ काम भी करेंगे और आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम मसाइल हल होते नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सही, तमाम मसाइल जो है वो हमें हल होते नज़र आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं जिसके हुकूमत अभी वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो आवाम को पूरे होते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब हमारे साथ। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।